पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। एंग्रो कॉरपोरेशन, इनके रिजल्ट्स का जायजा लें तो इन्होंने ईयर एंड पे इस क्वार्टर में सिर्फ 2 रुपए का डिविडेंड दिया, लेकिन पूरे साल में इनका टोटल 48 रुपए का डिविडेंड हुआ। असल में इन्होंने पहले क्वार्टर में ही 40 रुपए का डिविडेंड दे दिया था, उसके बाद 2-2, 3-3 रुपए करके दिया। तो अगर कोई कंपनी एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे दे तो ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो उसी तरह डिविडेंड देती रहेगी। कई दफ़ा कंपनियां करती हैं कि एक दफ़ा बहुत ज़्यादा दे देती हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करती हैं। और ये भी लाजमी नहीं है कि अगले साल के पहले क्वार्टर में फिर बहुत सारा डिविडेंड दे दें। देने को दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लाजमी नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने खबर बताई, जो अलग से भी ये वैसे डिस्क्लोज कर चुके हैं, कि ये अपने थर्मल एनर्जी एसेट्स को बेचना चाहते हैं। जो एंग्रो एनर्जी है उसकी कुछ तफसील यहाँ पे लिखी है, उसमें एंग्रो पावर जेन कादिरपुर भी होगा। फिर इसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन लिखी है जो कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो कुछ उन्होंने सिलसिला लिखा है कि अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है। इम्पेयरमेंट ये होती है कि अगर कोई एसेट 100 रुपए का है लेकिन मार्केट में उसके 80 रुपए मिलेंगे तो उसको 100 से 80 पे ले आते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो आप हमारे फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन के कोर्स से कर सकते हैं। बेसिकली एसेट जब रिकॉर्ड करते हैं, जो आपने फिक्स एसेट्स आपको नजर आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे 1 मिलियन, तो एसेट की वैल्यू अगर 10 लाख है और उसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 लाख को मिसाल के तौर पे 10 से डिवाइड कर दिया और हर साल 1-1 लाख उसको एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दिया। तो इनके जो एसेट्स थे वो ओवर द टर्म ऑफ पीपीए उसकी लाइफ कंसिडर हुई, यानी कि जो इनके जितने भी प्लांट एंड मशीनरी थे वो 25 साल में रिकॉर्ड हुए। क्योंकि प्लांट की लाइफ 25 साल थी तो 25 साल में 25 से डिवाइड करके टोटल कॉस्ट को हर साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है। अभी एग्जैक्ट नहीं पता हमें, कोई 12-13 साल शायद इसके हो गए हैं। तो ये जब उन एसेट्स को बेचने जाएंगे तो उनको 25 साल से 12-13 साल पे लाना होगा। ये बात समझना इतना आसान नहीं है। इस बात के आउटकम समझ लें, जो 3 हैं। पहली बात तो ये है कि एंग्रो की जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आया है। एंग्रो के जो मेन अकाउंट्स होते हैं उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और एंग्रो के शेयर होल्डर्स को इसकी वजह से ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। अब ईपीक्यूएल के जो शेयर होल्डर्स हैं या ईपीक्यूएल की बुक्स हैं, इसकी वजह से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब कोई नए ओनर्स उस कंपनी को खरीद लेंगे तो वो उसके हिसाब से उसी तरह चलता रहेगा और उसकी बुक्स में उसी तरीके से वो रिकॉर्ड होता रहेगा। अब इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा? असल में आपको पता है कि अगर कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी बेचने जाएगी तो आम तौर पे चांसेस यही होते हैं कि उसको कम से कम उतने पैसे मिलेंगे जो उस कंपनी की बुक वैल्यू है। तो आज की तारीख में एंग्रो कादिरपुर की बुक वैल्यू है तकरीबन 45 रुपए। यानी कि असूली तौर पे एंग्रो जब ईपीक्यूएल को सेल करने जाएगा तो एंग्रो को उसके कम से कम 45 रुपए पर शेयर मिलने चाहिए। लेकिन जब इस सेल के लिए एंग्रो पावर कादिरपुर की जब बुक प्राइस या यूं समझ लें कि फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाएगी, तो उस डेप्रिसिएशन को उनको एडजस्ट करना पड़ेगा जो उन्होंने बाकी 8 या 10 साल में अभी अदा करने हैं हर साल में प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। तो उसकी फेयर वैल्यू वो बनेगी, वो नहीं बनेगी जो आज की तारीख में उसको नजर आ रही है। और वो जो टोटल अमाउंट है हमारे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है कि वो कितनी है, लेकिन हमने इधर उधर डिस्कशन करके कुछ एस्टिमेट्स लगाए थे, तो एक अंदाजा है कि वो तकरीबन 9 रुपए पर शेयर बनेगा। हमारे पास इसकी कोई बहुत एक्यूरेट वर्किंग नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा है। इसका मतलब ये है कि ईपीक्यूएल की वैल्यू हो सकता है 45 नहीं 36-37 के आसपास डिटरमिन हो फॉर सेल। और जो वैल्यू वो डिटरमिन होगी तो चांसेस होंगे कि ये शेयर उस प्राइस के आसपास चला जाएगा। क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, हमें इस बारे में भी 100% कंफर्मेशन नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब कोई खरीदार एक लिस्टेड कंपनी को, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी को खरीदता है, तो ये लाजमी होता है कि जितने शेयर्स वो खरीदने की नीयत रखता है, उसका 10% उसने ओपन मार्केट से खरीदने होंगे। आप इस बात को अपने ब्रोकर से कंफर्म जरूर कर लें, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है। और अगर इसकी वैल्यू, सेल की वैल्यू 36-37 डिटरमिन होती है तो मार्केट में भी इसी प्राइस पे खरीदा जाएगा। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं।
अगर एंग्रो को ये सेल करने की बहुत जल्दी हो तो वो इसकी प्राइस फेयर वैल्यू से कम भी रख सकते हैं। अब इनके जो एसेट्स हैं वो एसेट्स रीवैल्यू नहीं हुए हुए, ये भी हो सकता है कि उन एसेट्स की रियल मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो इसकी वैल्यू 40 से भी ऊपर बन जाए। हमारा अंदाजा है कि इस डिटेल लेवल की इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स के पास भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अपने ब्रोकर्स को कहें कि वो इसकी फेयर वैल्यू निकाल के आपके साथ शेयर करें। और अगर वो आपको इसकी बुक्स में से सिर्फ इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर्स के हिसाब से बुक वैल्यू निकाल के देते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें भी नहीं पता कि क्या करना है। लेकिन ये हमने आपको अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये चीजें आपके सामने रख दी हैं। इस बेसिस पे आप अपना जो भी फैसला करना चाहते हैं ईपीक्यूएल में खास तौर पे तो वो करें। बाकी अगर ये एसेट सेल हो गए तो वो भी आप ब्रोकर से पूछें कि उसकी वैल्यू कितनी बनेगी। हमने सुना है कि कुछ 60-70 रुपए तक बन सकती है पर शेयर। और अभी एंग्रो के कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में हमने उनसे पूछा था कि भाई इस पैसे का वो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने अभी फैसला नहीं किया कि क्या ये पैसा वो डिविडेंड में दे देंगे या इस पैसे से वो कहीं नई इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर कोई जो आपको लोग अंदाजे बता रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा डिविडेंड दे सकते हैं, दे तो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं, कल को वो चाहें तो एक नई जगह पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बहरहाल एंग्रो में और उसकी पेरेंट कंपनी दाऊद हरकुलीज में आपने देखा कि फ्राइडे को उसमें अपर कैप लगे। इनमें काफी पॉजिटिविटी आने वाले कुछ अरसे में हो सकती है। और ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सेल होने तक इसकी वैल्यू काफी ऊपर चली जाए और जब ये एक्चुअल में सेल हो जाए और उस टाइम पे बहुत से लोग कई दफा उस टाइम पे शेयर्स में एंटर होते हैं कि भाई अब सेल हो गई है अब पैसे मिलेंगे, तो फिर बड़े प्लेयर्स जिन्होंने अभी खरीदा होगा वो वहां पे बेच के निकल जाएं। तो बहरहाल इस बेसिस पे आप इन दो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो रिजल्ट्स पे जाने से पहले ही कुछ इंफॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट, ये हमने आपके साथ शेयर कर ली। अब इनके रिजल्ट्स को देख लेते हैं अनकंसोलिडेटेड। तो पूरे साल की ईपीएस इनकी इस मर्तबा पिछली मर्तबा से कम हुई। पिछले साल 36 थी अब 32 है। 32 के बावजूद डिविडेंड 48 रुपए का दिया। तो असूली तौर पे तो कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल इनके पास जो पुराने सालों के रिजर्व्स पड़े होंगे उनमें से ये फालतू पैसा देना चाहें तो कभी भी दे सकते हैं और ना देना चाहें तो अगले साल से लिमिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की हरकतों की वजह से कई मर्तबा ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी, लेकिन जितना कमाते हैं उतना तो दे ही देंगे। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। अगर क्वार्टरली बेसिस पे इनका सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट सेम ही आप समझ लें, क्योंकि इनकी उस तरह सेल्स तो नहीं होती, ये बेसिकली डिविडेंड इनकम ही होती है। तो वो उसके बाद कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं होती, बाकी सारी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं, इसलिए इनका सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट आप समझ लें एक ही है। तो अगर इनकी सेल्स देखें तो बीच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं लेकिन अभी ठीक हुई हैं। मतलब जितना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा उतनी इनकम बढ़ेगी, तो Q4 में ज्यादा हुई। और इसके पीछे एक जो ईफर्ट के बढ़ते डिविडेंड्स हैं उनका बड़ा हाथ है इसमें हमें लगता है। तो Q4 23 में नेट प्रॉफिट ईपीएस भी काफी ज्यादा हुआ। क्योंकि अगले साल में ये सेल वगैरह करेंगे तो डिविडेंड बेहतर तो हो सकता है। तो हम अभी फॉर द टाइम बिंग यही अंदाजा लगाते हैं कि अगले साल ऐसी ही ईपीएस रहेगी और ऐसा ही डिविडेंड रहेगा। तो 32 रुपए की ईपीएस के हिसाब से प्राइस अर्निंग तो 10 है जो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन डिविडेंड थोड़ा ज्यादा देते हैं। अगर अगले साल भी 48 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड यील्ड तकरीबन 13-14% बन जाएगी। और अगर वाकई में एसेट सेल करने के बाद एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिया तो अगले साल के लिए तो डिविडेंड की यील्ड काफी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो टेम्पररी होगी। एक साल में डिविडेंड ज्यादा हो भी गया तो उसके बाद वापस ड्रॉप होके तकरीबन 40-45 तक का ही डिविडेंड रहने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि ईफर्ट के डिविडेंड्स काफी बेहतर होने की उम्मीद है, पिछले 2 क्वार्टर में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो हो सकता है आगे जाके इनके डिविडेंड और बेहतर हो जाएं इस सेल्स ट्रांजैक्शन के अलावा भी। मतलब अच्छा शेयर है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये 5 साल में जो अपना हाई इसने लगाया था ये तकरीबन इसने 350 के आसपास ही लगाया था और ये अपने उस हाई के पास पहुंच चुका है। यानी कि अगर ये यहां से ऊपर निकल जाता है तो टेक्निकल
लोगों के कहने के मुताबिक ये इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर ये बहुत ऊपर जा सकता है। टेक्निकल टुक्निकल तो हम नहीं उसको देखते, लेकिन रीजन आपको बता दिया कि क्यों ये ऊपर और जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में। इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो बुक वैल्यू इसकी 447 रुपए है, तो बुक वैल्यू तो बहुत जबरदस्त है। मतलब जितना डिविडेंड ये दे देते हैं उसके बाद भी बुक वैल्यू का इतना अच्छा होना, इसका मतलब यही है कि इनके पास अच्छे खासे रिजर्व्स और अच्छा खासा पैसा मौजूद है। तो हो सकता है ईपीएस ड्रॉप होने के बावजूद भी ये अपने डिविडेंड को ऊपर की तरफ ही रखें। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।